नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका मैट टॉक की इस सीरीज़ में, जिसका विषय है आवाज़ की दुनिया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मीडिया के क्षेत्र में ऑल इन वन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर हम बात करें एक वॉइस आर्टिस्ट की, एक मीडिया स्पेशलिस्ट की, एक मीडिया लेखन की, मीडिया राइटिंग की या मीडिया प्रोडक्शन की, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है मीडिया में जिसमें इन्होंने महारत हासिल ना की हो। आज हमारे साथ हैं मीडिया की इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आबिद जी। डॉक्टर आबिद, स्वागत है आपका हमारे शो में। शुक्रिया। मीडिया इंक्लूसिविडिया, अरे मीडिया की इंसाइक्लोपीडिया आपने इतने शो में महारत हासिल की हुई है तो कहना कोई गलत बात एक नया नाम मिल गया मुझे। शुक्रिया साहब, थैंक यू। महारत तो नहीं क्या, लेकिन काम कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे कोशिश है, प्रयास रहता है। डॉक्टर आबिद जी पिछले 15 वर्षों से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है। आप रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार भी रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। आपको कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है सर। जी। अगर हम सभी विषयों की बात करें तो हम पूरे दिन बात कर सकते हैं सर, परंतु समय सीमा को देखते हुए हम आज बात करेंगे सिर्फ आपसे कि आपने आवाज़ की दुनिया में कदम कैसे रखा सर। हम शुरू करते हैं सर जी। सबसे पहले सर मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे हमारे जीवन में हर एक बंदे के बस में एक क्षण आता है जिसे हम देखकर ये कहते हैं कि ये काम हमें भी करना चाहिए। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया जिसे देखकर आपको लगा कि मुझे भी एज ए वॉइस आर्टिस्ट काम करना चाहिए? कई बार मोहित, मैं इस चीज की तरफ बढ़ता हूँ, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ वो दिन, वो पल जो था, तो मैं फिर वो पुरानी छवियों में जब जाता हूँ, शायद जब महसूस करता हूँ, या तो इसे यूं कह सकते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्यों में मेरे परिवार का विस्तार है। यहाँ रहना, यहाँ जन्म लेना, ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो कहते हैं ना, मिट्टी की खुशबू में है। तो पंजाब की जब बात करता हूँ, पंजाब जिसे हम कहते हैं, रावी, चिनार, सतलुज, ब्यास, और फिर ये आगे बढ़ती हैं तो इन 5 दरियाओं में फिर हमारी नदियां शामिल होती हैं। हरियाणा, दिल्ली और यूपी की बात करूँ, जिसमें गंगा, सरस्वती और फिर यमुना नदी और ऐसे और छोटी छोटी नदियां। इन्हीं नदियों के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ। ये हिस्टोरिकल एक जो बात है, लेकिन उसका असर आप पर पड़ता है। तो मैं खुद को कई बार जब टटोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पुश्तैनी जो घर है वो मेरे जो कुशीनगर जिला है, गौतम बुद्ध का तथागत है। तो वहाँ, और यूपी को आप साहित्य के दृष्टि से देखें तो आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही पंजाब में मेरा जो वक्त गुजरा है, वहाँ की बात करें तो आप जाहिर सी बात है, पंजाब की कल्चर को आप जानते हैं कि साहित्य की दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से, और फिर ये अपना हरियाणा और दिल्ली का जो सारा चीज़ें मिलजुल कर, तब मैंने महसूस किया कि ये हमारे परिवार या हमारे एरिया में लोगों के अंदर कुछ कुछ चीज़ें रहती थी, वो सारी चीज़ें समाहित होती हैं, और उनका नतीजा ये निकला कि मैंने अपने दोस्तों के बीच में कोई बात रख दी तो वो उन्होंने कहा, यार ये तो बड़ा अच्छा है। स्कूल में कुछ बात की तो प्रिंसिपल ने कि बेटा आप फंक्शन में क्यों नहीं भाग लेते। स्टार्ट हो गए, तो क्या करेंगे, आप सब लोग मिलकर डांस कीजिए, कोई प्रोग्राम बनाइए। हमने उसको, एक्टिविटीज को बनाना करना शुरू कर दिया। फिर बात आई, आगे कॉलेज में गए, अच्छा जी क्या चल रहा है, तो ये कैंप चल रहा है, यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम है, यहाँ पर बैठक है, यहाँ पर परिचर्चा है, इसमें घुस गए। अच्छा जी, क्विज में भाग ले लिया। ये आपको फिर, जैसा कि आप पहलकदमी करना सिखाती हैं चीज़ें, और फिर आगे बढ़े तो कॉलेज की बात आई, स्कूल की बात आई, तो वहाँ है ना, मुझे याद है आज भी, मैं जब यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ तो हमारे यहाँ, मेरे मतलब पुश्तैनी, हमारे घर पर लखनऊ का जो एक अंदाज़ है जिसमें उर्दू, फारसी और ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं, तो मेरे दोस्तों ने इंट्रो लिया और हमने कहा, आप सबको सलाम, नमस्ते, आदाब, हम हैं आबिद अली। तो हम हैं, हम शब्द मेरे दोस्तों ने पकड़ लिया कि ये लोग बात भी मैं और तू नहीं, जैसा कि हरियाणा में हम लोग तू तड़ाक वाली ना थोड़ी सी, तो वो हमसे ही मेरी पहचान बनने लगी। कहने लगे आप जब बोलते हैं तो अच्छा।
वहाँ से इनिशिएट लेना, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं। ऑल इंडिया रेडियो में एक मेरे टीचर के ज़रिए से कहा गया कि आप चलिए, और कहा कि आप कुछ कहिए, तो मुझे एक छोटा सा रोल दिया गया। धीरे धीरे मेहनत करना शुरू की, तो शायद आवाज़ में टेक्सचर कुछ अच्छा था, कुछ थिएटर का करने का नतीजा, जिसमें हम लोग थिएटर करते हुए वॉइस टेक्निक सीखते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती चलेगी। तो मैं देखता हूँ कि इस तरह से दोस्तों का, शिक्षकों का, अपने साथियों का प्रोत्साहन, आबिद आप कुछ करिए ना, आप बोलिए, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, अच्छा चलिए मंच पर चले जाइए। तो प्रोत्साहन मिला, और नतीजतन ये है कि फिर मैं उस चीज़ को सीरियसली लेने लगा। और फिर धीरे धीरे आप जानते ही हैं कि फिर जिस तरह का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रात दिन मेहनत करता हूँ, अगर कुछ मुझे काम मिलता है तो इस तरह से शुरुआत कह सकते हैं मोहित आप। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं एज ए वॉइस आर्टिस्ट के रूप में सर, जी। तो एक साधारण सवाल सर आपसे कि वो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं इनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वॉइस आर्टिस्ट के रूप में? वॉइस आर्टिस्ट यानी आप ऑडियो की बात करें, आर्टिस्ट कह रहे हैं जो अपनी आवाज से लोगों के जहन में उतरता है। ये जहन में उतरना सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट तक सीमित नहीं है। आवाज के जरिए से आप एक अच्छे वक्ता, इन टेक्निकों से जो हम जर्नलिज्म में या मीडिया में या मास कम्युनिकेशन फील्ड में सिखाते हैं, इसमें एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक न्यूज रीडर, एक एंकर, एक अच्छे नेता, एक अच्छा भाषण देने वाले, एक अच्छे जिसे आप कह सकते हैं कविता पाठ करने वाले कवि, एक अच्छे शायर जो अच्छी नज्म पढ़ सकता है, एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं आप, एक अच्छे टीचर हो सकते हैं जिसे हम प्रवक्ता कहते हैं, क्योंकि टीचर भी तो बोलता ही है। तो ये वाक पटुता का जो तरीका है, ये सब वॉइस ओवर आर्टिस्ट के अंदर भी आता है। किसी भी भाव को, किसी चीज को सामने दर्शक, श्रोता या अपनी ऑडियंस के सामने किस तरीके से पेश करनी है ताकि मेरी सीधी बात आप तक पहुंच जाए। नतीजतन आप महसूस करेंगे कि फिर वो वॉइस आर्टिस्ट या वॉइस कल्चर का रूल बन जाती है ना, कि मैं जब आपसे बात करूं तो इतनी सौम्यता, शालीनता, उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो कि आपको सुनने में अच्छा लगे। मेरी बात में इतना वजन हो कि आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं, मैं उस विषय को आपके जहन में उतार सकूं, उन शब्दों का प्रयोग कर सकूं। और ये सब चीज़ें वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए शुरुआती दौर में होती हैं, और फिर धीरे धीरे जिसके अंदर भाव है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के अंदर। फिर उसमें चाहे वो न्यूज़ पढ़ रहा है तो फ्लैट है, ड्रामा कर रहा है तो उसे इमोशंस लाने हैं, दुख में कैसा मन, इस तरह से कैसा मन है, आवाज़ ऊपर करनी है, नीचे करनी है, एक्टिंग में क्या करना है। अगर आप किसी कार्यक्रम का होस्ट कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मंच संचालन कर रहे हैं, कि राष्ट्रपति के मंच का संचालन कर रहे हैं, किसी कल्चरल प्रोग्राम के मंच का संचालन कर रहे हैं, घर में किसी बैठक का होस्ट या मॉडरेटर है, किसी सेमिनार का संचालन कर रहे हैं, तो हर जगह उस वक्ता की रूप में आप कैसे काम करते हैं, ये धीरे धीरे सारे अनुभव मिलकर आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और मूल में वही साधारण, सिंपल और शालीन चीज़ें इस्तेमाल करिए, देखिए कामयाबी मिलेगी। जी सर, है ना। सर जैसे हमारी नई पीढ़ी अगर इस फील्ड में आना चाहे सर, तो उनके लिए स्कोप क्या क्या है इस फील्ड में? नई पीढ़ी तो आप देखिए, अब आने वाला वक्त है एनिमेशन का है। मैंने देखा कि छोटे से हमारे घरों में मेरी बेटी एक यूट्यूब पर वो देखती है प्रोग्राम, तो उस पर कोई एक वीडियो चल रहा है, उस वीडियो के पीछे एक कैरेक्टर है, कोई भी आवाज है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ऑलरेडी एक वीडियो है, एक फिल्म है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है बस, और बच्चों को वो पसंद आ रहा है ना। कोई गेम चल रही है, गेम पर फिर वॉइस ओवर दे दिया। आजकल का एक अजीब सा ट्रेंड है, उसमें अरे यार कई बार मुझे बुरा भी लगता है कि वो उससे हमारे जो ना कल्चर में दिक्कत आ रही है, शब्द अजीब से आ रहे हैं। मैं यूट्यूबर्स को कहना ज़रूर चाहूँगा आपके मंच से कि आप वीडियो बनाइए, आप बहुत सारे इस तरह के रील्स बनाइए, सब कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए उसमें आपका कल्चर ज़रूर रहे, है ना। और उसमें ऐसे शब्दों का, ऐसी लैंग्वेज का जिसे हम स्लैंग कहते हैं, है ना, उस स्लैंग लैंग्वेज को कोशिश करें कि आप हटा दें। आप एक अच्छी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करके अपने बात को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे छोटी सी बात में अगर मैं कहूँ कि आजकल का एक जनरली ट्रेंड बन गया है, अरे यार, ओहो, अरे यार तू समझा नहीं, तो ये जो लैंग्वेज स्लैंग है, इसको अगर ठीक कर लेंगे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है यूट्यूबर से, ब्लॉगर से, फेसबुक पर काम करने वाले मेरे साथियों से। कहीं एक रीज़न इसका ये भी है कि ये इमेच्योर एक नया जो मीडिया है ना,
मीडिया की एजुकेशन के बगैर जो लोग इस तरह से करते हैं तो एस्थेटिक्स की कहीं कमी नज़र आती है। यही सर, ये बात तो है कि घर में भी हम देखते हैं तो अपने जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी आजकल ऐसी बात करते हैं, अरे मम्मी आपने कहीं जी देखा, जी जी जी। वो भी चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो वो ये ध्यान रखना है। और स्कोप में आप देखिए कि जैसे मैंने अभी पहले भी बात कही कि आप एंकर, न्यूज़ रीडर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, आज देखिए डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर बाहुबली फिल्म के पीछे जो क्या नाम शहनवाज साहब है ना, खान साहब, उन्होंने आवाज़ दी अपनी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फेमस हो गए जिनकी आवाज़ की वजह से चीज़ें अलग आती हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, आरजे, न्यूज़ एंकर, एक अच्छे प्रवक्ता, आप बढ़िया बोलना शुरू कीजिए। बहुत सारी जो हमारी आज पार्टी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपको प्रवक्ता रख लेती हैं, है ना। और ऐसे ही और बहुत सारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं, लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम करने वाले, आप फ्रीलांसर हैं। अगर आपने अपने प्रोफाइल में अपने फेसबुक पर रख दिया तो बहुत सारी कंपनियों को नीड रहती है, आज ये फंक्शन है, आज एक कंपनी का लॉन्च है, आज एक उद्घाटन है, आज एक सेलिब्रेशन है, तो वहाँ स्टेज को हैंडल करने के लिए या इवेंट जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो आपको हायर करती हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आवाज़ अगर आपके पास है, अच्छे अल्फाज हैं, अच्छी वोकैब है, मैं कहता हूँ कि लोग ढूंढे नहीं मिलते हैं आज भी, है ना। क्योंकि मोहित, मुझे ऐसा लगता है जब लोग बोलते हैं ना, मंच संचालक सिर्फ मंच संचालक नहीं है, वो पूरे मंच को, आपके कार्यक्रम को चार चांद लगाता हुआ सक्सेस बनाने वाला आदमी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अक्सर मंच संचालन को हल्के में लिया जाता है ना। जी सर, जैसे कि हमने बात की, आपने ऑल इंडिया रेडियो में काम भी किया हुआ है सर, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? और ऑल इंडिया रेडियो का और अन्य प्राइवेट चैनलों में बीच में क्या डिफरेंस लगा सर आपको, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है सर? डिफरेंस की बात देखिए, आकाशवाणी ने मुझे सभ्यता, संस्कार, कल्चर दिया है। आकाशवाणी की वजह से हमारे यहाँ श्वेत क्रांति, हमारे यहाँ दुग्ध हरित क्रांति और देश के विकास में आकाशवाणी की जो भूमिका है उसे हम कभी नकार नहीं सकते। आज भी घड़ी का जो टाइम का मिलान है वो आकाशवाणी पर यकीन किया जाता है। आज भी मैं कहता हूँ कि रेडियो न कभी मरा है, न कभी मरेगा और न कभी कमज़ोर होगा। और आज भी विश्वसनीय, अगर मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिबिलिटी की बात करूँ तो रेडियो ने, आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता आज तक बरकरार रखी है। आकाशवाणी से हमें तहजीब मिली, शब्दों का उच्चारण, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना, उनके इमोशंस को जानना, उनके अनुरूप कार्य करना। और विभिन्न कार्यक्रम जिसे हम विविधता कहते हैं, केवल आकाशवाणी के पास बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कृषकों के लिए, फौजी भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए जो डाइवर्स कार्यक्रम है। और ये जो चीज़ है वो आकाशवाणी के हिस्से में है और उसे कोई मना नहीं कर सकता। और प्राइवेट एफएम अपनी जगह अच्छे हैं, कमर्शियल हैं, सब काम कर रहे हैं और आजकल का ज़माना है, प्राइवेट भी धीरे धीरे अब क्रिएटिव जो लोग आ गए हैं। पहले लोग कम थे, अब जर्नलिज्म की पढ़ाई से निकल कर आने वाले आप जैसे लोग जो समझ रखते हैं चीज़ों की, वो एफएम में भी क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं। उसमें ड्रामा का पार्ट, उसमें केवल गाने नहीं, म्यूज़िक नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और नए प्रोग्राम फॉर्मेट्स को डिज़ाइन करना। जब आप जैसे नए साथी जब उसमें एंटर होते हैं एज ए प्रोग्राम हेड, एज ए प्रोड्यूसर, तो बदलाव आया है। और नए बदलाव में अच्छा है, कुछ चीज़ें जो कम है वो धीरे धीरे मैं महसूस कर रहा हूँ कि उसे भी फिल किया जा रहा है। लेकिन आकाशवाणी का जो रुतबा है उससे कोई नकार नहीं सकता। तो सभी का सपना होता है कि आकाशवाणी में काम करने का मौका मिले। आप इतने वर्षों सर वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं सर, तो आप एज ए वॉइस आर्टिस्ट अपनी सबसे बड़ी सफलता किसे कहेंगे सर? देखिए, एज सच बहुत सारी अलग अलग जगहों पर काम करने का, छोटे छोटे बहुत सारे फिल्मों में वॉइस डब की, बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आवाज़ देना। कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट गीता जयंती महोत्सव होता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ के जो कार्यक्रम के लिए जिंगल्स बनाना, सरकार के लिए काम करना,
बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे, सभी को मैं हर रोज जो एक इवेंट होता है उसे अपनी उपलब्धि मानता हूँ, और उसी के नतीजे ये सारी उपलब्धियां सब बड़ी महत्वपूर्ण है, एक एक करके ही आपकी ज़िंदगी में आपको यहाँ तक पहुँचाती हैं। एक मुझे वाकया याद आता है जो जहाँ से मैं कहूँ कि मेरा मन और मेरा आसमान खुला, वो आकाशवाणी में विरासत एक कार्यक्रम सीरीज़ है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो नाट्य जो रूपांतरण का एक प्रसारण होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर उसमें वो यहाँ से लोकल एरिया से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे रूपक जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रेडियो फीचर कहते हैं, वो बनते हैं और उसे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाया जाता है। फिर वहाँ उसकी आपस में वो सब करते हैं और उसमें से नेशनल लेवल पर उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। तो मुझे सौभाग्य मिला आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से इस विरासत के अंतर्गत बहुत सारे रूपकों में काम करने का, जिसमें हमने कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थल करके, जिसमें पैनोरमा, ब्रह्म सरोवर, भद्रकाली मंदिर, शेख चेहली का मकबरा, स्थानेश्वर जो मंदिर हैं बहुत फेमस आप जानते हैं, इसी तरह से और भी यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उन पर रूपक बने, रेडियो फीचर बने। उसमें मैं एज ए गाइड और कई जगह मैं एज ए रेडियो आर्टिस्ट के तौर पर रहा और उसे बड़ा सराहा गया। आज भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, तो उसे मैं कहता हूँ कि वहीं से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ मिली, और आकाशवाणी में जब मैं रहा तो मैं कैजुअल अनाउंसर में काम किया। तो मुझे याद है कि जब खत का ज़माना था, है ना, पोस्ट कार्ड आते थे, तो मैंने कुछ एक कार्यक्रम जब किए तो बहुत सारे खत मुझे मिले, अप्रिशिएशन मिली। और फ़ोन पर श्रोता सरगम करके, है ना, हमारे यहाँ के कुछ जो लिसनर्स क्लब हैं उनके जयजान साहब हैं जो उनके प्रधान, और उन्होंने आपस में मिलके काम किया। बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि सर हमने आपकी आवाज़ सुनी, अच्छा लगा। तो वो जो अप्रिशिएशन प्रोग्राम के बाद आपको जब ऑडियंस का मिलता है ना फीडबैक, और फिर स्टेशन की तरफ से मुझे अप्रिशिएशन मिला कि आपके कार्यक्रम को श्रोताओं ने सराहा है, खूब खत आना शुरू हुए हैं, तो वो मेरे लिए उपलब्धि। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैं और भी फिल्म इंडस्ट्री में, एड एजेंसी में या इवेंट मैनेजमेंट में, मन संचालन में अपना आउटपुट देता चला गया और अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबने देखा कि आबिद सर जितने भी बड़े आदमी हैं उतना ही वो ज़मीन से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए भी, और हमें इनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। सर अंत में सर मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सर अपनी अनूठी आवाज़ में सर कोई 2 शब्द कहें। शब्द तो देखिए हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन मोहित ने जिस तरह से बात की है, मुझे एक लाइन याद आती है कि नामालूम इसलिए कहूँगा कि उसके लेखक या उसके शायर मुझे नहीं पता है, इसीलिए कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया बोली उड़ान भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो दोस्तों, एक एक तिनका मिलकर ही घोंसला बनता है, घरौंदा बनता है, और वो एक एक तिनका मिलकर ही समाज, देश, राष्ट्र, विश्व, ब्रह्मांड बनता है। तो आइए आज ही से शुरुआत करें, एक एक तिनका उठाएं, वो अपनी सोच का हो, अपनी डिज़ायर का हो, अपनी जो आपके अंदर इच्छा है या जो आपका टारगेट है, वो एक एक तिनका जोड़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आबिद सर कि आपने अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा समय दिया। थैंक यू। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अगली बार मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।